मुखातिब हो रहे हैं। और इसके पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने जो बातें की थी वह भाषा, विशेषकर भाषा को संदर्भगत बनाते हुए भाषा पर केंद्रित होते हुए कक्षाएँ थी, जिसमें हमने विपरार्थक शब्दों के बारे में जाना, अनेकार्थक शब्दों के बारे में जाना है और भी कई चीज़ों के विषय में हमने चीज़ों को जाना है, समझा है। अभी फिलहाल हम साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साहित्य की इस परिधि में प्रवेश करते ही हमें आधुनिक काल के विषय में समझना है और आधुनिक काल में भी हमें अज्ञेय को समझना है, अज्ञेय के विषय में बातें करनी है। लेकिन मेरा यह विचार है या यह एक जनरल सा कॉन्सेप्ट भी चलता है कि सीधे विषय प्रवेश से पहले हमें अज्ञेय को समझने से पहले अज्ञेय के समय को समझना अनिवार्य है कि अज्ञेय किस दौर में थे, ताकि हम अज्ञेय को भली भांति समझ पाएंगे, अज्ञेय के लेखन की प्रवृत्तियों को भली भांति पकड़ पाएंगे, उनके लेखन की जो आंतरिक अभिरुचियाँ थी, संस्कार थे, जो तरीके थे, जिस तरीके से वो साहित्य सृजना का कार्य कर रहे थे, हम तभी उसको अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कालगत विशेषताओं को समझ सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि आपको पढ़ना है आधुनिक काल और उसमें अज्ञेय। अब आधुनिक काल क्या रहा हिंदी साहित्य में और उसमें अज्ञेय किस प्रकार से कब आते हैं, किस प्रकार से लेखन का कार्य करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है चिंतन का और आपके समझ का। आधुनिक काल के कई, जैसे उम्र के कई पड़ाव होते हैं, वैसे एक साहित्यिक धारा के कई स्टेजेस, कई पड़ाव, कई स्तर होते हैं जिसमें वह आगे बढ़ती है धीरे धीरे। 20वीं सदी के शुरुआत में जब 1900 से 1918 तक का जो समय था वह हमारे साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखाने की कोशिश की है कि आधुनिक काल प्रयोगवाद एवं अज्ञेय के तत्वाधान में जाने से पहले हमें इस दौर को समझना होगा भली भांति। तो 1900 से 1918 का जो दौर रहा, जिसमें हिंदी भाषा के व्याकरणिक गुणधर्मों पर, अनुशासन पर और नैतिकता पर विशेष करके जोर दिया गया, वह दौर था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से वह जब हिंदी आगे बढ़ती है तब आता है छायावादी दौर। छायावादी दौर जो 1918 से 1936 तक संचालित होता है। 1918 से 1936 तक कहने का मतलब यह है कि 36 जगह समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं थी। कोई भी धारा, कोई भी साहित्यिक धारा, कोई भी साहित्यिक वाद कभी समाप्त नहीं होता, भले ही उसकी रुचि या उसमें उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। और 36 से लेकर 43 तक, 43 में 1943 में प्रयोगवाद का अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन के माध्यम से उद्भव माना जाता है। तो 36 से 43 के बीच का जो 6-7 सालों का जो दौर रहा है, उन 6-7 सालों में दो और वाद आते हैं। एक होता है प्रगतिवाद और एक होता है हालावाद। बहुत कम समय के लिए हालावाद होता है, विशेषकर प्रगतिवाद का दौर होता है। हालावाद के दौर में ही हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं और उनकी रचनाएं मधुशाला जैसी, मधुबाला जैसी रचनाएं इस दौर में लिखी जाती है। और इनसे जब आगे प्रवृत्ति बढ़ती है तब हम आते हैं प्रयोगवाद के एरा में, प्रयोगवाद के दौर में। वो कौन सी प्रवृत्तियां थी, तो संक्षिप्तता से समझने की कोशिश फिर से हम करेंगे कि द्विवेदी युग में जब प्रवृत्तियां अति शुष्क हो गई, जब वो इतिहात्मकता की ओर बढ़ने लगी, मतलब नैतिकता जब हद से अधिक होने लगी, बंदी बंधाई चीजें उसमें आने लगी, अनुशासन भी बहुत अधिक होने लगा, तब एक प्रकार की कोमल संकल्पनाओं को लेकर छायावाद उस कोड में प्रवेश करता है। जब सांस्कृतिक उन्नयन एक अलग कलेवर में बिल्कुल खूबसूरत ढर्रे में अभिव्यक्त होने के लिए सांस्कृतिक नव निर्माण की चीजें बेहद मनोरंजन पूर्ण तरीके से और काफी औदात्य तरीके से जब रचित करने की प्रवृत्तियां आती हैं तब छायावाद आता है। जब वो चीजें भी स्थिर होने लगती हैं, शिथिल होने लगती हैं और जब वाद भी स्थिर होने लगता है, तब रंगीन कल्पना के दौर से बाहर निकालने के लिए, रंगीन रोमानियत के दौर से बाहर निकलने के लिए प्रगतिवाद का दौर होता है। जब चले नारा लगाते हैं कि लाल गुरु से ढाल साथियों सब किसान मजदूरों का, लेकिन जब वहां पर भी चीजें केवल नारों पर सीमित होने लगती हैं, जब वहां पर भी सुस्त सामाजिकता का प्रभाव फैलने लगता है, तब वहां से फिर रोमानियत का असर शुरू होता है और वो चीजें आती हैं हालावाद में। जब हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद बैल कराती, मेल कराती मधुशाला, लेकिन जब वो भी चीजें बहुत अधिक हद तक व्यक्ति और समाज के आपसी रिश्तों पर प्रभाव डालने लगती हैं, उनको चोट करने लगती हैं, ऐसा लगने लगता है कि एक दिमाग के बाद कहीं ना कहीं कोई चरमराहट सी समाज व्यवस्था में शुरू हो रही है, तब एक नए सोच के साथ वो जो दौर शुरू होता है, वह दौर शुरू होता है प्रयोगवाद के नाम से। प्रयोगवाद के तत्वाधान में मैंने कुछ प्रमुख, चूंकि प्रयोगवाद के आरंभ मैंने पहले ही कहा कि 1943 के अज्ञेय के संपादन में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसके तत्वाधान से यह माना जाता है कि भाई प्रयोगवाद शुरू होता है।
अब ये तार सप्तक क्या है, इसकी संकल्पना को हमें समझना चाहिए। तार सप्तक की जो संकल्पना थी वह पहले वो मध्य भारत के जो प्रमुख कवि थे उनको लेकर, उनके ग्रुप को लेकर, उनके समूह को लेकर तार सप्तक की संकल्पना स्थापित की गई थी। आने वाले समय में केवल मध्य भारत ही नहीं अपितु जो भारत है उस भारत के जो संपूर्ण जो अच्छे अच्छे कवि हैं उनको लेकर एक संकलन करने की कोशिश की, 7 कवियों को लेकर एक संकलन करने की कोशिश की गई थी। और जिसका संपादन जिस पत्रिका का संपादन का कार्य किया सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी ने 1943 में, वो तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ और वहां से एक नई विधा की आरंभ मानी जाती है जिसको प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके तहत अज्ञेय, मुक्तिबोध और भी बहुत सारे कवि थे इत्यादि। अब इस प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनको हमें निश्चित तौर पर जानना होगा, समझना होगा। और इस प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं में मैंने लिखा भी है कि पहली जो विशेषता थी वह अनुभूति और बौद्धिकता की विशेषता रही है। अनुभूति और बौद्धिकता किस प्रकार से केवल कल्पना नहीं, किस प्रकार से केवल मनोरंजकता नहीं, किस प्रकार से केवल स्वच्छंद जो परिणय है, प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं या केवल नारेबाजी नहीं, इन दोनों को मिलाकर मैंने तर्क के आधार पर बौद्धिकता के संकलन के माध्यम से किस प्रकार से हम एक ऐसी साहित्यिक विधा को जन्म दे जो व्यक्ति जीवन में और व्यक्ति जीवन के साथ ही साथ सामाजिक अवस्था में परिवर्तन का कार्य करे, वह अनुभूति और बौद्धिकता के स्तर पर वह विशेषता प्रमुख मानी जाती है। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख विशेषता आई वह आई व्यक्तित्व की प्रवृत्ति। ये हमें जानना होगा कि व्यक्तित्व जो होता है जिसमें एक आम इंसान सर्जित होता है, निर्मित होता है, बना हुआ होता है, उसके जीवन में व्यक्तित्व कई चीजों से प्रभावित होता है, कई तथ्यों के साथ उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो यह व्यक्तित्व की जो पहचान है, जो कहीं ना कहीं सामाजिकता के दौर में इसके पूर्ववर्ती धाराओं में खो गई थी कि भाई मेरा भी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, मेरा भी कोई एक इस दौर में एक वजूद है, उस शुद्ध व्यक्तित्व की खोज की किस प्रकार से जो मेरा स्व है, जो मेरी अपनी हकीकत है, जो मेरा अपना वजूद है, वह भी एक गरिमापूर्ण स्थान साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के परिधि में रखता है। उसकी प्रमुख प्रवृत्ति के तौर पर वह प्रयोगवाद में अभिव्यक्त होती है। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वह है राहों का अन्वेषण। तार सप्तक में ही अज्ञेय ने कहा कि हम राहों के अन्वेषण हैं, हम अन्वेषणकारी हैं, राहों के खोज करता है। क्योंकि तार सप्तक के कवि यानी कि प्रयोगवाद के कवियों का सीधा सीधा मानना था, जिसमें आगे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनका सीधा सीधा मानना था कि हम किसी भी पुरानी परंपरा को नहीं मानते, हम किसी भी पुरानी प्रवृत्ति को नहीं मानते, हम किसी पुरानी रीति रिवाज को नहीं मानते, हम किसी भी बने बनाए मार्ग पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा सीधा सीधा जो कर्तव्य होगा, अध्याय होगा, वह होगा नवीन मार्ग का सृजन करना। क्यों? क्योंकि नवनिर्मित मार्ग पर चलने का जो आनंद है, जो उसका आनंद है, वह मुख्य रूप से बने बनाए मार्ग के अनुगमन से नहीं होता है। इसका एक उदाहरण हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे रेत में बने हुए पैरों के निशान का अगर हम अनुगमन करेंगे तो कभी ना कभी फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवाएं उठती हैं, जो बवंडर उठते हैं, वो उन निशानों को मिटा सकती हैं। तो यह एक उदाहरण था जो स्थूल रूप में इसको आपको बताने के लिए काफी है कि रेत में बने हुए निशान कभी स्थायी नहीं होते। तो हमें निश्चित तौर पर यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी बात में अभिव्यक्त हो जाए, हम किसी भी साहित्यिक धारा में अभिव्यक्त हो, हम किसी भी दौर में चले, हमें अपने मार्ग का निर्माण स्वयं करना होता है, स्वयं उन चीजों से आगे बढ़ना होता है। तब जाकर हमें जो अनुभव होगा, उस अनुभव के आधार पर जो उस अनुभूति के आधार पर जो साहित्य सर्जना की जाएगी, वह साहित्य सर्जना वास्तव में निर्माणकारी साहित्य सर्जना होगी। तो इस राहों के अन्वेषण में, मतलब राहों के खोज में, मतलब नए नए राहों के सृजन में अपने आप को एक प्रयोगवादी कवि प्रवृत्त करता है। और यह राह तमाम क्षेत्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनुभूति के आधार पर साहित्य सर्जना, इसका मतलब है कि कई चीजों में, भाव के पक्ष में भी, कला के पक्ष में भी एक नवीन मार्ग की स्थापना और तलाशना, नए स्थापत्य कला को स्थापित करने का कार्य प्रयोगवादी कवियों में किया। खासकर अज्ञेय में प्रयोग बहुत अधिक मिलता है। इसके बाद प्रयोग की निरंतरता, मतलब सत्य, जीवन, प्रयोग, हर क्षेत्र में नई चीजों को खोजने के प्रति जो जिजीवशा है, वह किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करती रहे। हमें जानना होगा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति से ही समाज निर्मित होता है, और व्यक्ति जिस प्रकार से व्यक्तित्व का परिवर्तन नियमित होते रहता है, उसी प्रकार से सामाजिक गुणों का भी लगातार विकास होता रहता है। और अगर इन दोनों की प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती, इन दोनों की प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती, स्थिर नहीं होने के कारण कई
परिवर्तन इनके बीच आने लगते हैं, कई प्रकार का अलगाव, कई प्रकार के परिवर्तन हम महसूस करते हैं, लगातार रूपों में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन हमें किसी स्थायी सत्य की खोज करने के लिए, किसी स्थायी रूप की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जीवन में प्रत्येक क्षण परिवर्तन स्वाभाविक है, वह आते रहता है और उस परिवर्तन के लिए हमें नित्य नए प्रयोग करने पड़ते हैं, नित्य नए तथ्यों की खोज करनी पड़ती है। यह प्रयोग हम भाव में भी कर सकते हैं, यह प्रयोग कला के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, यह प्रयोग अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमारा तथ्य है, जो हमारा मूल्य है, उसके और अधिक नजदीक अपने आप को महसूस कर सकें। तो वह चौथी विशेषता थी प्रयोग की निरंतरता। और इसकी जो अंतिम विशेषता है वह है व्यक्तित्व का निर्माण। हम जानते हैं कि पुरानी रचनाओं में जनरल आइडेंटिफिकेशन को, जो सामान्यीकरण पहचान था, उस सामान्यीकृत पहचान को विशेष महत्व नहीं दिया। इसके पहले छायावाद के पहले द्विवेदी युग और जो प्रगतिवाद था, उस दौर में हमने सामूहिकरण की बात अत्यधिक की। एक व्यक्ति मन की इच्छा, व्यक्ति मन की अभिलाषा, व्यक्ति मन के स्वत्व की भावना को हमने उतनी प्रधानता नहीं दी थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्तिगत इकाइयों से मिलकर ही सामाजिक इकाइयों का निर्माण होता है। वो संकलित होते हैं, वो संगठित होते हैं, बनते हैं। इसका मतलब है कि जितना अधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी समाज की होती है, जितना अधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सामाजिक जो कायदे हैं, सामाजिक जो रूपता है उसकी होती है, उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी व्यक्तिगत इकाई की भी होती है। वह व्यक्तिगत इकाई जो एक प्रकार की महत्ता की भावना से निर्मित हो कि भाई मैं भी इस दौरे जहां में मैं भी एक इकाई हूं और मेरे कारण ही, मेरे द्वारा ही एक परिपक्व समाज की स्थापना हो सकती है, मेरे द्वारा ही एक सुसंस्कृत सभ्य समाज की स्थापना होती है। तो जहां व्यक्ति मन ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण हेतु अग्रसर होता है, मचल रहा होता है, उद्विग्न होता है भीतर ही भीतर, वहीं पर एक सुंदर साहित्य की सृजना होती है, एक सुंदर बात की सृजना होती है। इन तमाम कलेवरों को अपने में समेटता है प्रयोगवाद। जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ आकांक्षाएं हैं, जहाँ अनुभूतियां हैं व्यक्तिगत जीवन की, जहाँ कई लालसाएं हैं, अनुभूतियां हैं, क्षणिक अनुभूतियां ही सही, लेकिन वो क्षण के कलेवर में प्रयोगवाद नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि प्रयोगवाद ने क्षण को महत्ता प्रदान की, लेकिन क्षण के कलेवर में प्रयोगवाद कभी नहीं बनता। क्षण के माध्यम से ही आगे बढ़ने की कसौटी प्रयोगवाद ने दी और इसी प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने गए हैं या जिन्होंने इस प्रयोगवाद को प्रमुख रूप से साहित्यिक विधान में स्थापित किया, जिसको श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय दिया जाता है अज्ञेय को हिंदी साहित्य में। क्योंकि अज्ञेय ने 1943 में मैं बता दूं तार सप्तक का प्रकाशन किया और उस तार सप्तक के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी साहित्य की परिधि में प्रयोगवाद नामक एरा के युग की शुरुआत होती है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम अज्ञेय के कृतित्व और व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के जो अंदरूनी रेशे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में मैंने आपको सीधे अज्ञेय में ले जाकर अज्ञेय की प्रवृत्ति परिस्थितियों में किस प्रकार से आप जुड़ेंगे ताकि अज्ञेय को भली भांति समझ सके, क्योंकि अज्ञेय ही प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि रहे हैं। यह चीज आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की गई है ताकि अगले क्लास में आपको इन चीजों से जोड़ने में आसानी हो, सहूलियत हो। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।